Okay. Assalamualaikum students. I'm your teacher Laba with a new chapter over here. Okay class. Last time हम evolution का discuss कर रहे थे. So class, पिछले वाले एक टॉपिक में मैंने आपको एक बहुत बड़ा सा ह्यूज सा कंसेप्ट दिया था अबाउट द लिमार्क के बारे में, अबाउट द डार्विन्स के बारे में, और इसके अलावा आपको मैंने बताया था एवोल्यूशन क्या है, वेरिएशंस क्या है एंड ऑल दैट स्टफ. मैंने आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताई. होप सो आप लोगों को वो सब चीज़ें क्लियर हो. सो क्लास, आपने लिमार्किज्म के बारे में पढ़ा होगा. पिछले यानी कि अभी पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको लिमार्किज्म के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया था. सो क्लास, it's a day with a new start and new beginning. So I'm just supposed to teach you लिमार्किज्म या लिमार्क्स थ्योरी. सो क्लास, आप लोगों को मैं एक बहुत ज़्यादा बड़ी सी बातें बता रही हूँ. सो क्लास, मैं एवोल्यूशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंसेप्शुअल हूँ कि हाँ एवोल्यूशन होती है, और एवोल्यूशन एक रिजिड फॉर्म है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से घूम फिर के एक इंसान के पास आ जाता है. एवोल्यूशन अभी हम लोग यहाँ से अभी इस जनरेशन में तो आगे से 100 साल, आगे 100 साल या उससे आगे 200 साल या 300 साल आगे की जनरेशन किस तरह की होगी. दुनिया ही चेंज हो गई होगी. हो सकता है हमसे भी छोटे कद के लोग हों या हमसे भी लंबे कद के लोग हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रेवोल्यूशनलाइज हो जाए या ये दुनिया ही तबाह हो जाए. सो एवोल्यूशन आता ही बॉडी के अंदर चेंजेस का है, इसीलिए तो हम यहाँ पे इसे पढ़ रहे हैं. सो क्लास, Lamarck's theory of evolution and Lamarckism. In 1809, a French naturalist, Jean-Baptiste de Lamarck. अच्छा, तो लिमार्किज्म के बारे में बताया है कि लिमार्क 1809 में एक साइंटिस्ट था जिनका नाम जीन बैप्टाइड डी लेमार्क था. जीन बैप्टाइड डी लेमार्क के बारे में इसी चैप्टर में बताया है कि ये भी एक साइंटिस्ट था. तो इस साइंटिस्ट ने आखिर किया क्या? प्रेजेंटेड द आइडियाज ऑफ एवोल्यूशन इन हिज बुक फिलॉसफी ज़ूलॉजी. फिलॉसफी ज़ूलॉजी के नाम से इसने एक बुक इन्वेंट की और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स के बारे में बताया. These ideas about the evolution are called Lamarckism. और इन आइडियाज ऑफ एवोल्यूशन को लिमार्किज्म कहा जाता है. सो क्लास, देयर आर 2 important पॉइंट्स ऑफ लिमार्किज्म. ये कहा जाता है कि 2 डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं लिमार्किज्म के. यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. एक होता है यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का, और दूसरा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. यानी कि इनहेरिटेंस एक कैरेक्टर के अंदर होती कैसे. यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन. क्लास मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ कि हमारे अंदर यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का अमल होता है. यानी अगर हम अपने ऑर्गन्स को यूटिलाइज करना छोड़ दें तो इसका अमल कुछ और ही होगा, और अगर हम इसको यूटिलाइज करें तो इसका अमल कुछ और होगा. According to Lamarck's organism, certain change in the body features are developed. यानी कि लिमार्किज्म के अकॉर्डिंग अचानक से चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ड्यू टू द बायोलॉजिकल नीड अराइजिंग आउट ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस. यानी कि कुछ ऐसी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं जो एनवायरमेंट में अराइज हो रही होती हैं. यानी कि एनवायरनमेंट में इस तरह की कुछ चीज़ें नेचुरली अराइज हो रही होती हैं जो कहलाता है एनवायरमेंटल चेंजेस के नाम से मशहूर होता है. सो वो बायोलॉजिकल नीड्स अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट किस तरीके से इंक्रीज और इन्हेंस हो रही होती हैं, इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दूंगी कि अगर आप ऑर्गन्स को यूज़ करेंगे तो वो आपकी फ्यूचर जनरेशन के अंदर
इजीली पाई जाएगी। और अगर आप उन ऑर्गन्स को यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी वो जनरेशन फ्यूचर जनरेशन में नहीं पाई जाएगी। द ऑर्गन ग्रेटली यूज एंड डेवलप इन इट्स साइज एंड ऑर्गन डिसयूज टेंड्स टू बिकम द वीकर एंड इवेंचुअली डिसअपियर। सो जो ऑर्गन आप रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं, रोज़ाना हाथ पाँव, ये आपका सारी ज़िंदगी रहने वाले ऑर्गन्स कहलाएंगे। यानी कि आपके साथ आप इन ऑर्गन्स की बदौलत काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और रही बात डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की, तो अगर आप उनको यूज़ ना करें तो एक बात याद रखें कि आपका वो ऑर्गन आहिस्ता आहिस्ता करके कमज़ोर पड़ जाएगा और वो ऑर्गन गायब भी हो सकता है। दिस स्टेटमेंट रिमार्क्स दैट use and disuse can produce change in organism seems correct, and the development of muscles and in athletes development of muscle calf in ladies who wear high heels. So class, इसके अंदर ये बात बताया है कि आपने बड़े बड़े रेसर्स जो रेस लगाते होंगे, वो बड़े बड़े एथलीट्स जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनके मसल्स थोड़े ज़्यादा से स्ट्रांग होते हैं, तो वो एक तरीके से इनहेरिटेंस का काम कर रहे होते हैं। सो क्लास, एक बात याद रखिए कि इनहेरिटेंस का काम कैसे अमल में पेश आ रहा है। वो एक बात याद रखिए कि इनहेरिटेंस आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के अंदर चलती चली जा रही है, और अगर ज़्यादातर वुमेन्स जो हाई हील्स पहनती हैं उनकी हड्डी एक डेवलप हो जाती है, और हाई हील्स के नतायज उनको मिल रहे होते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर हाई हील्स पहनती हैं। सो ये यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स में आ रहा होता है। Inheritance of acquired characters, variation and phenotype use to disuse of body are called acquired characters, and as these characters are developed during the lifetime of an individual. इसमें ये बात बताई है कि बॉडी के अंदर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो एक इंसान को सारी ज़िंदगी चेंज करते हुए आ रहे होते हैं। Remark believe that these acquired characters are heritable and are passed out to the offspring. इसमें ये बात बताई है कि ये कैरेक्टर्स हेरिडिटी मटीरियल के ज़रिए पास तो हो रहे होते हैं, बट ऑफस्प्रिंग में रिप्रोडक्शन के दौरान में ये सामने आ जाते हैं। यानी कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो तो गायब हो गई हैं, अक्सर एक जगह पे वो नुमायाँ हो जाती है। यानी गायब वैसे तो वो कंटिन्यूस है, फिर डिसकंटिन्यूस ये आ गया कि वो वापस आ गई। अब देखें, एक दफ़ा का जिक्र है कि इंडिया में एक बच्चे की पैदाइश हुई, उसके पास दुम थी। इस बात से ये प्रूव हुआ कि लिमार्किज्म की बातें ये थी कि डिसकंटिन्यूस से यानी कि कंटिन्यूसली कोई भी किसी की भी ऑफस्प्रिंग में दुम नहीं थी, अचानक से एक डिसकंटिन्यूस वेरिएशन सामने आ गया। Lamarckism is illustrated by an experiment of giraffe's long neck. Lamarckism ने जिराफ की लंबी गर्दन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। Lamarck assumed that a long-necked giraffes evolved from short-necked ancestor. The short-necked ancestor could gaze on grasses. When the grasses become scantily, giraffes tried to stretch their necks and to reach the top of the trees. They feed on leaves. As a result of these efforts, the giraffe necks become longer. The same trend continued, and the neck went on becoming longer and longer. The giraffes with long necks were able to survive in such an environment. Lamarck believed that acquired characters of long neck in giraffes was heritable and was passed to next generation. He believed that the gradual accumulation of such
changes lead to the evolution of individual which are better situated to their environment. तो क्लास इसके अंदर ये बात की गई है कि एक वक्त था कि जब जिराफ लंबी गर्दन वाले ज़राफ़े जो पाए जाते हैं वो उनकी गर्दनें छोटी होया करती थी। उनकी गर्दनें छोटी होया करती थी। ये इनकी गर्दनें छोटी होया करती थी और वो घास नीचे की ज़मीन की आराम से खा लिया करते थे। इसी तरीके से जब नीचे की घास ख़त्म हो गई तो उन्होंने दरख्त का सहारा लेना शुरू किया। तो इसी जिराफ ने पहले अपनी गर्दनों को ऊंचा करना शुरू किया, फिर जाके अपनी गर्दन परमानेंटली ऊंची कर दी। ये बात इसकी गर्दन के ऊंचे होने की वजह से हुई। बात ये है कि खुराक की कमी की वजह से इस ऑर्गेनिज्म ने अपनी गर्दन लंबी कर दी। तो ये एक वेरिएशन है जो फिर आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हुआ और अब जो नस्ल आती है जिराफ की वो टोटली ऐसी ही होती है। सो क्लास आज के लेक्चर में मैं आपको कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस वेरिएशन की एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। रिगार्डिंग डिसयूज ऑफ ऑर्गन, remarkism can be described with the help of an example of snakes and sisters of modern snakes and had four legs which they used to move on land in order to escape from their enemies. The snakes started hiding in holes and creeping in narrow cracks in rocks. In this new mode of life, legs were not used, but muscles of their bodies were used for more creeping. As a result, disuse of legs were completely lost. Body of snake become elongated, cylindrical. This is how present-day snakes have evolved. Lamarck's theory of evolution lays its emphasis on biological needs, which arises as a result of change in environment. This need produces an urge in organism to use or disuse certain organs which develop a degenerate as a consequence thereof. Already discussed, Lamarck believed that these variations are heritable, and these changes were heritable could not be established. To demonstrate this, August Weismann in 1870 cut off the tails of mice over many successive generations. In each generation, the mice were born with normal tails. According to Lamarckism, acquired characters, mice without tail would be inherited. This was not the case. Weismann postulate the stomatic body acquired characteristics resulting in a phenotypic change did not directly affect the germ cells which are means by the characteristic are passed on the next generation. So class इसमें ये बात बताई है कि स्नेक्स की पहले पाँव पाए जाते थे। पुराने ज़माने में स्नेक्स के कुछ ढांचे जो मिले हैं उसमें उसके पाँव पाए जाते थे। तो आजकल की स्नेक्स साइलेंड्रिकल और लॉन्गिट्यूडनल लंबे हैं और विदाउट फुट्स नज़र आते हैं, यानी कि उनकी चार टांगें जो मौजूद थी वो छीन ली गई। हम मुसलमान हैं, हमारा कंसेप्ट सांप के बारे में कुछ और है जो अल्लाह ताला ने हमें पहले से दिया है कि अल्लाह ताला ने उसके पाँव इसलिए ले लिए और इसे जहन्नुम में डाल दिया क्योंकि उसने शैतान की मदद की थी। सो क्लास इधर यहाँ पे ये बताया है कि एवोल्यूशन इस तरह से हुआ कि स्नेक जो था वो बड़े बड़े होल्स में मौजूद होया करता था, यानी कि अपने आप को छुपाने के लिए वो बड़े बड़े होल्स और बड़ी बड़ी चट्टानों के दरमियान में छुप जाया करता था। सो क्लास जब वो छुप जाया करता था तो उसकी सारी टांगें सारी चारों टांगें गायब हो गई और वो बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया। सो क्लास ये हुआ कि उसने डिसयूज ऑफ ऑर्गन किया और उसके पाँव
छीन लिए गए, हट गए। आने वाली स्पीशीज़ में जब उसने और स्पीशीज़ को जन्मा तो सारे स्नेक्स के पाँव नहीं थे, और वो स्नेक्स के पाँव इसी वजह से नहीं थे क्योंकि वो उसका इस्तेमाल ही नहीं करता था। सो क्लास, एक और चीज़ जो मैं आपको इसी में बताऊंगी वो ये है कि ऑगस्टस वाइजमैन ने इसकी ये बात प्रूव करने की कोशिश की। उसने ये बात प्रूव करने की कोशिश ये की कि उसने 2 माइस लिए, यानी चूहे लिए, और उनकी दुम को काट दिया। जब उसने उनकी दुम को काट दिया, फिर उनको मेट करवा के एक न्यू जनरेशन पैदा करवाई। जब उसने उसके बेबीज देखे तो उन चूहों के बच्चों के पास दुमें थी। वजह ये है इस बात का, वो ऑगस्टस वाइजमैन तो चाहता था कि ये टेल अगर हमें काट देता हूँ और ऑफस्प्रिंग जो आएगा वो उसकी टेल नहीं होगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि चूहों को उसकी वो वाली टेल्स की बेहद ज़्यादा ज़रूरत थी। सो क्लास, इससे ये बात प्रूव हुई कि ऑर्गन का डिसयूज़ अगर आप करेंगे तो ही आपकी बॉडी से वो चीज़ आगे फ्यूचर जनरेशन में एक्सटेंड होगी। ये एक चीज़ के या एक इंसान के या एक इंडिविजुअल के करने से नहीं होता। ये एक कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ होल स्पीशी का एक एक्शन होता है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म। Charles Darwin, 1809 to 1882, while on voyage aboard the HMS Beagley ship, made the observation with a great variety of birds and reptiles with the Galapagos Islands. यहाँ पे चार्ल्स डार्विन के बारे में ये बात बताया है कि वो पैदा तो 1809 में हुआ था और डेथ इसकी 1882 में हो गई थी। और इसके अंदर ये बताया है कि HMS बेगली नाम की शिप में इसने ऑब्जर्वेशन की थी और इसने बहुत सारी वैरायटी ऑफ बर्ड्स, यानी बहुत सारे बर्ड्स को, परिंदों को, रेप्टाइल्स को लिया था और गैलापागोस आइलैंड पे उनकी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ने गया था। उसने अकीनोडर्मेटास को भी लिया था ताकि उनके ऊपर पढ़ सके। चार्ल्स डार्विन वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ जियोलॉजिस्ट फ्रेंड चार्ल्स लाइल। वो चार्ल्स डार्विन अपने फ्रेंड की चार्ल्स लाइल की काम पे बेहद ज़्यादा इंस्पायर थे और उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये काम करना शुरू किया। हुज मेजर थीसिस वॉज दैट जियोलॉजिकल फैक्टर्स प्रोड्यूस अ कांस्टेंट चेंजिंग इन एनवायरनमेंट, कि अगर ज़मीनी चेंज आता है तो वो इन्वायरमेंट पे बेहद ज़्यादा असर करता है। जैसा कि पोलर बेयर एक बर्फ़ीली जगह पे ही रहता है, तो अगर पोलर बेयर को किसी गर्मी वाली जगह पे ले जाए तो वो चंद दिनों में ही मर जाएगा क्योंकि उसकी खाल मोटी है और वो वहाँ के मुताबिक ठीक नहीं। He also came across an essay on population written by the कैलिगरी मैन। तो उसने पॉपुलेशन के बारे में ये बात भी बताई कि कैलिगरी मैन एक इकोनॉमिस्ट था और उसके काम पे भी बताया थॉमस मिलेटस हु मेंटेन द ह्यूमन पॉपुलेशन टेंड टू इंक्रीज सच अ ग्रेटर रेट। उसने ये बात भी प्रपोज की कि हाँ, थॉमस मिलेटस एक ऐसा इंसान था जिसने इंसानी पॉपुलेशन के बारे में स्टडी की और फूड के बारे में एक थ्योरी प्रपोज की थी। डार्विन स्टडीड द आउटलाइनिंग सिमिलर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन ने ये सेम थ्योरी, एवोल्यूशन की थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी, लिखी और फिर आगे ट्रांसफर की। एंड अदर नेचुरलिस्ट Alfred Russel Wallace, who observed the biodiversity in plants, उसने
डार्विन्स ने क्या जो दोस्त था उसका नाम था एल्फ्रेड रसेल, जिसने ये ऑब्जर्व किया था कि प्लांट्स में बायोडाइवर्सिटी होती कैसे है, यानी कि उनकी स्पीशीज अचानक से गायब कैसे हो जाती है। प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीशीज गायब हो रही थी साउथ अमेरिका में, उसने उसको डिस्ट्रीब्यूशन दी थी और उनको एक्सप्लेन भी किया था। मलाया एंड इंडियन एरिकिप्ट एलेगो was also aware of practices of plants and animal breeders in producing a few generation the desired traits domestic animals and plants by selective breeding. मलाया और एक इंडियन आर्चिप एलेगो नाम की दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की और इनकी ब्रीडिंग ट्रेड्स के बारे में जाना कि इनकी नस्लें किस तरीके से आगे चलती हैं और आगे बढ़ती हैं। All this knowledge helped Charles Darwin to propose the theory of evolution. So class, इसमें ये बात की गई है कि चार्ल्स डार्विन ने एक अपनी स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को डिस्क्राइब किया था और डिस्कवर किया था। He presented his theory at the scientific meetings of Linnean and Society in London. उसने अपनी थ्योरी एक साइंटिफिक मीटिंग ऑफ लीनियन सोसाइटी इन लंदन में प्रपोज की थी इन 1858 एंड पब्लिश्ड हिज फेमस बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और उसने अपनी लीनियन ने अपनी एक स्पेशल बुक द सोसाइटी लंदन में एक दानी बहुत ज़बरदस्त सी बुक प्रपोज की थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। 1859 में उसने ये बुक प्रपोज की। उसके बाद ही क्रिएटेड अ कंट्रोवर्सी बट जनरेटेड अ फेवरेबल बैंड्स ऑफ सपोर्टर्स। उसने एक कंट्रोवर्सी के लिए बहुत सारे बैंड्स को इकट्ठा किया कि एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज को किस तरीके से रोका जाता है, यानी कि एक तरह से अगर जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक चीज़ चलती आ रही है और इंसान उसका शिकार करता आ रहा है तो वो चीज़ वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएगी, क्योंकि बर्थ रेट डेथ रेट से कम हो जाता है। सारे के सारे जानवर अगर इसी तरीके से मार दिए जाएं तो बर्थ रेट कम होगा और डेथ रेट ज़्यादा होगा। A silent feature of Darwin's theory of evolution are overpopulation, heritable variation, competition of survival and natural selection. Overpopulation यानी ज़्यादा तादाद, heritable variation यानी जनरेशन के अंदर आने वाली खसूसियात, competition सर्वाइवल और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में डार्विन ने एक बहुत लंबी थ्योरी बताई थी। इससे पहले पैराग्राफ में मैंने आपको उन सब साइंटिस्ट का काम बताया जो उन्होंने अपने लिए किया। सो क्लास एक एक करके हम ये सब पढ़ेंगे। ओवर पॉपुलेशन, all the organisms tend to reproduce in the geometrical progression 1, 2, 4, 8, 16, 32 and 2n. All of the organisms remain alive and it would result in millions of organisms and single species and the earth matter of currency, even case slow breeders such as elephant. So class, इसमें ये बात बताई है कि हमारा पॉपुलेशन ह्यूमन का 2n के नंबर से बढ़ रहा है। अगर एक है तो वो 2 बढ़ेगी और 2 से वो 4, 4 से 8, 8 से 16, इसी तरीके से 2n नंबर पे चल रहा है। जितने नंबर होंगे वो 2 से मल्टीप्लाई होके आगे आगे नंबर बढ़ते चले जाएंगे और पॉपुलेशन भी इसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होगी। डेथ रेट अगर कम हो गया और बर्थ रेट अगर ज़्यादा हो गया तो हमारे सोसाइटी में स्टेबिलिटी बाकी नहीं रहेगी। क्यों नहीं बाकी रहेगी? क्योंकि आपने एलिफेंट के बारे में देखा होगा कि वो कितना बड़ा, हाथी एक कितना बड़ा जानवर है। अगर इसी तरीके से चलता आया तो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाएगी और बहुत ज़्यादा हाथियों के लिए और दूसरे जानवरों के लिए जगह कम पड़ जाएगी और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इंसान ही पाए जाएंगे। जैसा कि हाथी एक स्लो ब्रीडर है,
Heritable variation. Darwin noticed that not all the individuals of a species were newborn are alike, and he realized that some of the variations are useful in two individuals. Carrying them, these variations help them to live comfortably in the environment. These individuals could adapt their environment more than individuals which did not possess these useful variations. इसके अंदर वेरिएशंस के बारे में बताया है कि हेरिटेबल वेरिएशंस आमतौर पे पाए जाते हैं। ऐसे वेरिएशंस भी हमारे अंदर पाए जाते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं और वो हमें इन्वायरमेंट के अंदर रहने में सुकून देते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई ऐसा वेरिएशन गायब हो जाए जो हमारा बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और वो हमारे लिए ख़तरे का बायस हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारा हाथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम अपने हाथ से अपना 90% काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी यही चक्कर है कि अगर हमारा हाथ ही गायब हो गया तो फिर हमारी आगे वाली जनरेशन के साथ क्या हो सकता है। कंपटीशन ऑफ सर्वाइवल। Available resources of the environment, for example, food, water, shelter, etc., are limited. Food can increase the arithmetic coefficient 1, 2, 4, 6, 8, 10. We can see that organism of population increase in geometric number and position of 2n. The ratio of organisms of foods reach unmanageable portion and struggle for the survival. The individual of a species complete their individual and to get their food etc. क्लास इसमें ये बात बताइए कि कंपटीशन फूड के लिए हो रहा होगा, खुराक जितनी ज़्यादा होगी और ऑर्गेनिज्म कम होंगी तो उतना अच्छा है, लेकिन ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता क्योंकि हम 2n नंबर की तरह मल्टीपल ऑफ 2 की तरह फैले चले जा रहे हैं और हमारी ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से हमारी खुराक कम भी हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग काम ही इसी चीज़ पे कर रही है कि अगर ओवर पॉपुलेशन हो जाती है तो खुराक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बना लें और उसी टाइम खुराक को उगा के उसी टाइम खा लिया जाए। इसी तरीके से हज़ारों पेट आसानी से भर सकते हैं, लेकिन ओवर पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंसी और फालतू किस्म के अज़ाबी सामने आते हैं। जब खुराक पूरी नहीं होगी तो इंसान का दुश्मन हो जाएगा और कंपटीशन ऑफ सर्वाइवल बढ़ता चला जाएगा। Natural selection. In competition for survival or struggle of existence, the variation that are better adapted to a particular environment are successful to continue to produce offspring, and their adaptative characteristics over the time characteristics which produce adaptative or fitness come to accumulate in the population. So those characteristics decrease in fitness and reproductive success of better adaptation continue to the natural selection. It means to stay the better adapted individual which is useful for variation by the natural and survive to reproduce to the individual and which are not fit for the environment. Now question, how the Darwin explained the giraffe long neck. So class, इसके अंदर ये बताया गया है कि करेक्टरिस्टिक्स कुछ हमारे अंदर होते हैं जो हमें फिट रखते हैं। ऐसा ना हो हेरिडिटी की वजह से हमारे अंदर कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स आ जाएं जो अनफिट रखने वाली करेक्टरिस्टिक्स हो, जो आपको के लिए यूज़फुल ना हो, अनयूज़फुल हो। सो सवाल ये आता है कि डार्विन्स ने उसकी थ्योरी, लेमार्क की थ्योरी किस तरीके से एक्सप्लेन की। डार्विन्स जिराफ population had the variations in length of neck of individual and short necks with the long necks. Long neck giraffe would eat leaves of trees as well as grass on the ground. When the grass becomes scarce and the long necked giraffe could obtain more food from the top of the trees, and short necked giraffe were more likely to survive and reproduce. This favorable variation of long neck inherited in offspring, and after the generation, the present long necked giraffe is result the process of evolution. Darwin's theory of natural selection was reasonable and supported arguments, and why was accepted by the scientists. A comparison of Lamarckism and Darwinism is with the example of giraffe necks is given in the table. So class, इधर हम लोगों को ये बात बताई गई है कि यहाँ पे काफ़ी कुछ बताया गया है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है,
एक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास पावर नहीं है। सो क्लास, यहाँ पे जिराफ की थ्योरी को हम लोगों ने पहले लेमार्किज्म में किसी और तरीके से पढ़ा था और इधर किसी और तरीके से। उसने कहा था कि छोटी गर्दन के जिराफ थे, उन्होंने अपनी गर्दन ऑटोमेटिकली खुद लंबी कर ली और जाके दरख्त से खाना खाना शुरू कर दिया। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि गर्दन लंबी खुद से कोई जानवर कर ले उसी टाइम में। सो क्लास, ये चीज़ लोगों ने यकीन नहीं की। साइंटिस्ट ने इस बात पे, डार्विनिज्म की इस थ्योरी पे यकीन किया कि जिराफ दो तरह के पाए जाते थे, लंबी गर्दन वाले, छोटी गर्दन वाले। लंबी गर्दन वाले जिराफ सरवाइव कर गए क्योंकि उनको खुराक दरख्तों से मिल रही थी, और छोटी गर्दन वाले सरवाइव ना कर सके क्योंकि उनको खुराक मिल ही नहीं रही थी। जो छोटी गर्दन वाले वो मर गए और लंबी गर्दन वालों ने अपनी ऑफस्प्रिंग पैदा किए और आज लंबी गर्दन वाला जिराफ जिंदा है। यानी कि डार्विन की थ्योरी इससे बहुत ज़्यादा मुनफरिद थी कि वो छोटी गर्दन वाले जिराफ भी एग्जिस्टेड थे और लंबी गर्दन वाली भी एग्जिस्टेड थे। साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को बहुत सराहा और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और साइंटिस्ट को ये थ्योरी ज़्यादा ऑब्लिगेटरी लगी। आज की थ्योरी में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में काफ़ी कुछ हमारे सामने आया। लेमार्किज्म, डार्विनिज्म दोनों साइंटिस्ट थे और उन्होंने अपनी 100% थ्योरीज शो की। इसके अलावा इसके अंदर और बहुत से साइंटिस्ट का जिक्र किया गया जिन्होंने एवोल्यूशन के ऊपर काम किया है। होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो। फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।